वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लास एक्सपीरियंस। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट 13। यदि दोस्तों आपने पहले वाले 12 मॉक टेस्ट यदि आप तक नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराया जाता है और इन प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी प्रीवियस एग्जामों में पूछे हुए हैं। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। यदि इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करते हैं तो आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यदि दोस्तों आप इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो आज ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों आज शुरुआत करते हैं आज के हमारे मॉक टेस्ट नंबर 13 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है सदिश A क्रॉस B होता है, यानी दोस्तों हमें दो सदिश दिए हुए हैं A और B। यदि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी सदिश गुणन करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों याद रखना, यदि जब दो सदिशों का अपन मल्टीप्लाई करते हैं यानी सदिश गुणन करते हैं तो जो हमें सदिश प्राप्त होता है उसकी जो दिशा होती है वो इन दोनों की यानी लंबवत होती है। यदि दोनों ये है एक्स में है और यह है वाई है में है तो A क्रॉस B की जो दिशा होगी वह Z एक्स में होगी, यानी A व B दोनों के लंबवत होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A व B दोनों के लंबवत होती है। दोस्तों याद रखना, यदि दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाइकेशन करता है तो हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, यानी एक संख्या प्राप्त होती है, उसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो याद रखना सदिश मल्टीप्लाइकेशन करने पर हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, उसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है। और यदि अदिश यानी डॉट गुणा करते हैं, अदिश गुणन करते हैं तो हमें एक संख्या प्राप्त होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो जो बल घोड़े को आगे बढ़ाने में सहायता करता है वह लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक घोड़ा होता है, वह एक गाड़ी को खींच रहा है, तो घोड़े द्वारा जो बल लगाया जाएगा वह यानी कि घोड़ा आगे जा रहा है वो किस बल के कारण आगे जाएगा। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है गाड़ी द्वारा घोड़े पर, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, पृथ्वी द्वारा गाड़ी पर या घोड़े द्वारा पृथ्वी पर। तो देखिए दोस्तों, जब घोड़ा किसी गाड़ी को आगे खींचता है तो यह घोड़ा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी पर पीछे की ओर बल लगाता है, यानी कि अपने पैरों से पृथ्वी को पीछे धकेलने की कोशिश करता है, यानी कि घोड़ा पृथ्वी के पीछे की ओर गति लगा रहा है। लेकिन जो पृथ्वी होती है वह भी यानी घोड़े पर यानी प्रतिक्रिया बल लगाएगी, यानी कि जो प्रतिक्रिया बल की दिशा होगी वह आगे की तरफ हो जाएगी, यानी कि इस बल के विपरीत हो जाएगी। तो यह जो है पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा उसके कारण यानी कि घोड़ा आगे की ओर गति करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। यानी दोस्तों घोड़ा तो यानी पृथ्वी पर जो बल लगाता है उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होती है, यानी अपने पैरों से वह पीछे की ओर बल लगाता है, लेकिन घोड़ा तो आगे की ओर गति करता है। तो आगे घोड़ा जिस बल के कारण गति करता है वो होता है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, यानी प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है पृथ्वी के द्वारा घोड़े पर, तो उस बल के कारण घोड़ा आगे की ओर गति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा घोड़े पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की मनुष्य द्वारा सर्व आवर्ती होती है। यानी दोस्तों जो ध्वनि यानी कौन सी ध्वनि तरंगों की आवर्ती को अपन मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। तो याद रखना, जो सर्व आवर्ती होती है उनकी जो परास होती है वो होती है 2000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य, यानी 2000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य जो आवर्ती होती है वही मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। यदि इससे कम आवर्ती की ध्वनि होगी तो वह कहलाएगी असर्व ध्वनि, यानी कि उनको मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। और यदि 20,000 से अधिक हर्ट्ज की जो ध्वनि होगी वह कहलाएगी परासर्व ध्वनि, यानी कि उनकी आवृत्ति अधिक हो जाती है, मैक्सिमम ज़्यादा अधिक होने के कारण उससे भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 5000 कंपन पर सेकेंड या हर्ट्ज भी बोल सकते हैं इसको, उसी की आवृत्ति को मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। बल्कि जो 5 हर्ट्ज की जो आवृत्ति हो जाएगी यानी 5 कंपन पर सेकेंड की जो आवृत्ति हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी असर्व तरंगे या असर्व आवृत्ति की ध्वनि। और जो हमारी 50,000 व 27,000 कंपन पर सेकेंड या हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि होगी वह कहलाएगी हमारी परासर्व ध्वनि, यानी परासर्व ध्वनि तरंगे। बल्कि जो 5,000 होगी वह कहलाएगी हमारी सर्व ध्वनि आवृत्ति की तरंगे, क्योंकि दोस्तों हमारी जो परास होती है वो होती है 2000 से 20,000, उसके मध्य में ओनली 5,000 की हमें दी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 36 से 30 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है तो जिसकी गतिज ऊर्जा ई है, पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी। यानी दोस्तों हमें दिया गया है इनकी कोई
कण है उसको 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंका जाता है तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा वो हमें दी हुई है E। अब जो मैक्सिमम पॉइंट पर हमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका मान पूछा है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर जो काइनेटिक, मान लो इसको यू वेग से फेंका जाता है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mu²। और दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसका मान शून्य हो जाता है, यानी u sin थीटा का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर यानी वस्तु द्वारा न तो ऊपर की ओर गति की जा रही है न नीचे की। यहाँ पर ओनली यह क्षैतिज दिशा में गति करेगी, यानी ओनली इस पर u cos थीटा ही लागू होगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 1/2 mu² cos² थीटा। यानी इसका मतलब है कि उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होगी वह जो हमारे फेंकते समय जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी u² यानी कि cos² थीटा गुना हो जाती है, यानी कि 1/2 mu² तो नीचे भी होती है लेकिन cos² थीटा अधिक हो जाती है। तो दोस्तों हमें थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और cos थीटा का मान यानी cos 30 का मान हो जाएगा हमारा √3/2, और यदि अपन स्क्वायर कर देंगे इसका तो हमारा हो जाएगा 3/4, यानी कि जो हमारे फेंकते समय होती है उस गतिज ऊर्जा का 3/4 गुना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3e/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, यानी दोस्तों यदि जो कण होता है वह मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसका मान शून्य होता है, और बल्कि जो क्षैतिज घटक होता है उसी यानी क्षैतिज दिशा में ही कण गति करता है तो वहाँ पर ओनली u cos थीटा ही लागू होता है। तो उसका मान यदि अपन गतिज ऊर्जा में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा उसकी फेंकते समय होती है यानी प्रारंभ में होती है उसकी cos² थीटा के यानी कि अधिक हो जाती है, यानी कि उसकी cos² थीटा गुना हो जाती है। तो cos² थीटा करेंगे तो उसका मान हमारा हो जाएगा 3/4, यानी 3e/4 इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I बराबर 100 sin 200 पाई टी द्वारा दर्शाई जाती है। तो इस परिपथ में धारा शून्य से बढ़कर शिखर मान पर पहुंचने में लगा समय। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के अंदर धारा के मान को शून्य से शिखर मान में पहुंचने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल का चौथा हिस्सा लगता है, यानी T/4 समय लगता है, क्योंकि हम जानते हैं एक कंपन में लिया गया समय होता है आवर्तकाल। तो 0 से मैक्सिमम आने में जो ये जो टाइम लिया जाता है वो इस पूरे आवर्तकाल का चौथा हिस्सा है, यानी T/4 समय होता है। और इस इक्वेशन से हम जानते हैं जो हमें कोणीय आवर्ती दी हुई है ओमेगा वो दी हुई है 200 पाई, और हम जानते हैं जो आवर्तकाल होता है T उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई/ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा का मान 200 पाई रखेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो आवर्तकाल का मान आएगा वो हो जाएगा 1/100 सेकेंड। इसके अंदर अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1/400 सेकेंड, यानी शून्य से मैक्सिमम धारा का मान को शून्य से मैक्सिमम होने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा 1/400 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो कण का त्वरण होगा। यानी दोस्तों एक कण है वह एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, यानी कि इसको जो रेखीय त्वरण है उसका मान शून्य होता है। देखिए दोस्तों याद रखना, जो रेखीय त्वरण का मान होता है जो दिशा होती है वो होती है स्पर्श रेखीय रेखा के अनुदिश, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है वो भी स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, तो इसके कारण जो त्वरण होता है वो होता है स्पर्श रेखा के अनुदिश। लेकिन यहाँ पर एक समान चाल से दे रखा है, यानी कि इसके अंदर इस दिशा में कोई त्वरण नहीं है। और दोस्तों दूसरा जो त्वरण होता है उसका वो होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, जो अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होता है। उसकी दिशा होती है जो इसकी त्रिज्या होती है उसके अनुदिश, क्योंकि जो अभिकेंद्रीय बल लगता है वो केंद्र की ओर लगता है, उसके कारण जो त्वरण होगा वह भी उसके केंद्र की तरफ होगी, इसकी दिशा यानी त्रिज्या के अनुदिश से केंद्र की तरफ होगी। तो एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर जो कण गति करेगा उसका त्वरण की जो दिशा होगी वह होगी त्रिज्या के अनुदिश, क्योंकि उसका जो समान चाल से गति कर रहा है तो रेखीय त्वरण का मान तो हो जाएगा उसको शून्य, बल्कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा उसकी दिशा हो जाएगी त्रिज्या के अनुदिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्त की जो त्रिज्या होगी उसके अनुदिश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि हमें असमान चाल से देता तो उसकी जो त्रिज्या जो त्वरण की दिशा होती है वो इसके दोनों के परिणामी की ओर होती है, यानी इधर, लेकिन एक समान चाल से दिया है तो हो जाएगी इसकी त्रिज्या के अनुदिश। दोस्तों याद रखना, यदि इसके वेग की दिशा में पूछे तो वेग की दिशा होती है यानी जो वर्त होता है इसकी जो स्पर्श रेखा होती है उसके अनुदिश इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एफ बल लगाया जाता है और वह वी वेग से चले तो उसकी शक्ति, यानी कोई कण है उस पर यदि एफ बल का न्यूटन लगाया, एफ न्यूटन का कोई बल लगाया जाता है तो वह वी वेलोसिटी से गति करता है, तो पावर जो होगी वो हमारी हो जाएगी एफ क्रॉस वी। दोस्तों यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं तो मैं बता देता हूँ ये कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि हम जानते हैं पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय यानी W/T, और हम जानते हैं जो कार्य होता है वो हमारा होता है बल गुणा विस्थापन यानी F/D/T, और हम जानते हैं बल यानी विस्थापन बटे जो समय होता है वो होता है हमारा यानी विस्थापन बटे समय जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग का। तो जो पावर होती है वो हमारी निकल कर आती है एफ क्रॉस वी यानी एफ बल गुणा वेग। तो बल को और वेग को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो निकल कर आता है वो निकल कर आती है पावर यानी शक्ति। तो दोस्तों याद रखना शक्ति का फॉर्मूला होता है एफ वी, वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर एग्जाम में यानी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस बेस पर। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कणों की प्रत्यास्थ टक्कर में संरक्षित रहती है। दोस्तों याद रखना जब दो कणों की टक्कर होती है यानी पूछा जाए यानी टक्कर हो रही है तो जो रेखीय संवेग होता है यानी लाइनर मोमेंटम होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है, चाहे टक्कर इलोंगेट हो या फिर प्रत्यास्थ हो, यानी प्रत्यास्थ हो या अप्रत्यास्थ हो, जो इसका रेखीय संवेग होता है वो हमेशा संरक्षित होता है। लेकिन यदि टक्कर प्रत्यास्थ हो जाती है तो प्रत्यास्थ टक्कर में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है यानी गति ऊर्जा वह भी संरक्षित हो जाती है। तो याद रखना प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर तो रेखीय संवेग और काइनेटिक एनर्जी यानी लाइनर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों संरक्षित रहती हैं, बल्कि यदि हमें अप्रत्यास्थ टक्कर पूछे तो उनमें जो रेखीय संवेग होता है ओनली रेखीय संवेग ही संरक्षित रहता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें प्रत्यास्थ टक्कर के लिए पूछा गया है। तो याद रखना कोई भी टक्कर हो रेखीय संवेग तो हमेशा संरक्षित रहेगा, यदि वह प्रत्यास्थ हो जाती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा वह भी संरक्षित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ताकार वलय का द्रव्यमान के अंदर ऐसे स्थान पर होता है जहां, यानी दोस्तों कोई वर्ताकार वलय है उसका द्रव्यमान के अंदर हमें पूछा कौन से स्थान पर होता है, तो हम जानते हैं वो इसका द्रव्यमान के अंदर इसके सेंटर पर होता है। और यहाँ पर वलय के अंदर जो वलय का जो मटेरियल होता है वो केंद्र पर उसका मटेरियल नहीं पाया जाता, क्योंकि यदि केंद्र पर यदि मटेरियल होता है वो हो जाती है हमारी शक्ति, लेकिन वलय के अंदर वो माय से अंदर से खोखली होती है यानी उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं पाया जाता, तो केंद्र के स्थान पर उस पर कोई द्रव्यमान निहित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोई द्रव्यमान निहित नहीं रहता। यदि हमें वलय की जगह चक्ति का मान दिया हो यानी चक्ति दिया हो उसके लिए पूछे तो हम जानते हैं चक्ति अंदर से भरी हुई होती है यानी सिक्के की टाइप की होती है, उसके अंदर मटेरियल पाया जाता है, तो द्रव्यमान के अंदर पर उसमें के अंदर द्रव्यमान निहित रहता है। लेकिन वलय होती है वो अंदर से खोखली होती है उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं पाया जाता, तो द्रव्यमान के अंदर होता है वहाँ पर कोई द्रव्यमान निहित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। दोस्तों याद रखना पृथ्वी का जो सेंटर होता है केंद्र होता है उस पर जी का मान हमेशा शून्य होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। यदि हमें भार पूछे तो उसका मान भी शून्य होगा, क्योंकि हम जानते हैं भार होता है W बराबर mg, तो जी का मान शून्य रखेंगे तो भार भी शून्य होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है यानी पृथ्वी के केंद्र पर भार होता है या गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो दोस्तों याद रखना गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान हो जाएगा, यानी दोस्तों टेम्परेचर के मान को इंक्रीज किया जाता है तो इलास्टिसिटी होते हैं उसके वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा यानी क्या चेंज होगा। तो दोस्तों याद रखना टेम्परेचर को यदि इंक्रीज किया जाएगा तो इलास्टिसिटी का जो मान होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखना यदि किसी वस्तु के टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो उसके जो प्रत्यास्थता होती है उसके मान में कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि। दोस्तों याद रखना जो समुद्र होता है उसका जो जल होता है उसके अंदर अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं, जैसे नमक पाया जाता है, तो उसके कारण जो इसका घनत्व हो जाता है वो अधिक हो जाता है। घनत्व अधिक होने के कारण यह है जो तैराक होगा यानी कि तैरने वाला होगा उस पर ऊपर की जो उत्प्लावन बल होता है उछाल बल होता है उसका मान मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वह उसके पानी के घनत्व पर निर्भर करता है। तो समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण वह उस पर अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा, ऊपर की ओर बल लगाएगा जिसके कारण उसको तैरने में आसानी होगी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी समुद्र के घनत्व, जल के घनत्व अधिक होता है, यानी समुद्र का जो जल होता है उसका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि उसके अंदर अनेक लवण पाए जाते हैं जैसे नमक होता है। उस यानी कि घनत्व अधिक होने के कारण वह है ऊपर के जो उत्प्लावन बल होता है उसका मान मैक्सिमम होता है नदी के जल की अपेक्षा, क्योंकि नदी का जो जल होता है उसका घनत्व समुद्र के जल के की तुलना में कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी की एक दीवार में बने छिद्र से जल के प्रवाह की दर अधिकतम होगी। यानी दोस्तों कोई हमें एक टंकी दी हुई है, इसके अंदर जल भरा हुआ है, तो हमें पूछा है कि उसके अंदर कहाँ पर छिद्र किया जाए कि जो जल के प्रवाह की जो वेलोसिटी यानी कि प्रवाह की दर होगी, यानी जो वेलोसिटी होगी वह मैक्सिमम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि तली के निकट। दोस्तों याद रखना जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gh, यानी जहाँ पर h का मान मैक्सिमम होगा वहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि जो पानी की ऊंचाई छिद्र से जितनी अधिक होगी वहाँ पर इसकी वेलोसिटी अधिक होगी। यदि छिद्र को तली में किया जाएगा तभी इसकी जो ऊंचाई होगी पानी की वह इस छिद्र से मैक्सिमम होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई मैक्सिमम होने पर इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी तली के निकट यदि छिद्र को रखा जाएगा तो पानी के जो सतह है ऊपर की ऊंचाई उसकी ऊंचाई उस छिद्र से अधिकतम होगी, यानी एच का मान अधिकतम होने पर उसकी वेलोसिटी का मान अधिकतम होगा। दोस्तों याद रखना यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टंकी के अंदर वो छिद्र होता है वो कहाँ किया जाए कि जो पानी होता है उसकी क्षैतिज जो परास होती है, यानी कि जो टंकी से जो पानी की गिरने की दूरी होती है वो मैक्सिमम हो। तो याद रखना उसके लिए होगा बीच में। यदि दोस्तों यदि अपन छिद्र को टंकी के बीच में किया जाता है यानी कि ठीक बीच में, तो जो जल होता है उसकी जो क्षैतिज परास होती है यानी कि जो टंकी से जो अधिकतम दूर जाकर गिरेगा, यानी कि क्षैतिज परास का मान मैक्सिमम होगा। क्योंकि दोस्तों यदि उस समय छिद्र को अपन नीचे करेंगे तो उसकी वेलोसिटी तो अधिकतम होगी, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण वह अधिक दूरी पर नहीं जा पाएगा, यानी कि टंकी के नज़दीक ही गिर जाएगा। यदि छिद्र को ऊपर कर दिया जाएगा तो वह उसकी वेलोसिटी कम होने के कारण वैसे वह टंकी के नज़दीक गिर जाएगा। लेकिन यदि छिद्र को इसके सेंटर पे किया जाता है यानी ठीक बीच में किया जाता है तो वह उसकी वेलोसिटी भी अधिक हो जाएगी ऊपर की अपेक्षा, और ऊंचाई अधिक होने के कारण भी वह अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यदि हमें क्षैतिज परास के बारे में पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी प्रवाह की दर पूछी है यानी उसकी वेलोसिटी पूछी है तो उसके लिए होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 त्रिज्या की एक छोटी गोली शांत दरों में गिर रही है, उसका सीमांत वेग अनुक्रमानुपाती है। यानी दोस्तों एक हमें 8 त्रिज्या की गोली दी हुई है, हमें बताना है जो इसका सीमांत वेग होगा वो किसके समानुपाती यानी कि है त्रिज्या पर कैसे निर्भर करेगा। तो याद रखना यह r² के समानुपाती होता है, क्योंकि जो सीमांत वेग होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा, और यहाँ पर होता है r²/नीटा। दोस्तों यहाँ पर जो नीटा होता है ये होता है हमारा सांता गुणांक, ये r होता है ये होता है जो हमारी जो गोली होती है उसकी त्रिज्या होती है, और ये जो रो होता है ये होता है जो गोली होती है उसका घनत्व है, और ये सिग्मा होता है वो जो जल होता है उसका घनत्व है। तो याद रखना ये हमारा फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा r²/2। जो v होती है यानी सीमांत वेग होता है वो r² के समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई द्रव किसी ठोस के पृष्ठ को गिला नहीं करता है तो इसके स्पर्श कोण का मान होगा। दोस्तों याद रखना यदि कोई यानी द्रव की बूंद किसी ठोस को गिला करती है तो उसके मध्य जो स्पर्श कोण का मान होगा वो होता है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से कम होता है। यदि वह इसको गिला नहीं करती तो उनके मध्य जो कोण होगा वो होता है अधिक कोण, यानी अधिक कोण होने के कारण वह उसको गिला नहीं कर पाती बूंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। तो याद रखना यानी हमें कोई ठोस दिया हुआ है कोई बूंद दी हुई है, हमें ज्ञात करना है कि यह इसको गिला करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों इसका स्पर्श कोण का मान हमें ज्ञात करना होता है। यदि स्पर्श कोण का मान यदि न्यून कोण प्राप्त होता है तो यह द्रव की बूंद उस ठोस को गिला करती है। यदि न्यून कोण का मान यदि कम हो यानी कि अधिक कोण हो जाता है, यदि स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो जाता है 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह इस ठोस को गिला नहीं करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो दोलन आवृत्ति हो जाएगी, दोलन आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों याद रखना जो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है यानी एफ बराबर होता है वो होता है 1/2π√g/L होता है, क्योंकि हम जानते हैं आवर्तकाल। यदि दोस्तों आवर्तकाल में पूछे तो आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है हमारा
2π√L/g। लेकिन जो आवर्ती का फॉर्मूला होता है वो होता है √G/L, यानी यह √L के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि L के मान को यदि अपन 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 का रूट हो जाएगा हमारा 2, यानी यह 2 गुना कम हो जाएगा, यानी आधी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आवर्ती होती है वह √L के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी L के मान को यदि अपन बढ़ाएंगे तो जो आवर्ती होगी वो उसके रूट के गुना जितनी कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि हमें पता है कि जो f हो जाएगा वो समानुपाती होती है 1/√L के। तो L का मान हम 4 गुना कर रहे हैं, तो 4 गुना करने पर 4 का अपन करेंगे √2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगी। आवर्ती हो जाएगी वह पहले की आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? यानी दोस्तों ताप की संकल्पना होती है ऊष्मागतिकी किस नियम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें ताप के बारे में यह बताता है कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं ए व बी, वह किसी तीसरी वस्तु सी के साथ तापीय साम्य में है, यानी कि इसके साथ यानी तापीय साम्य टेम्परेचर बराबर है, तो ए व बी होंगी वो आपस में भी तापीय साम्य में होंगी। यही हमें शून्यवान नियम बताता है, यानी ताप की संकल्पना को बताता है। और दोस्तों जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है वो होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताता है। क्योंकि यानी कि किसी वस्तु को यदि ऊष्मा दी जाती है तो यह ऊष्मा उसके द्वारा किए गए कार्य W और उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होती है, यानी कि जो ऊष्मा होती है वो संरक्षित रहती है। यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताता है हमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और जो द्वितीय नियम होता है वो जो हमारा कार्नो इंजन होती है उसकी दक्षता के बारे में बताता है। और दोस्तों ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम नहीं होता है, तो याद रखना ताप की संकल्पना ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम बताता है। और जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पर आधारित। और जो तृतीय नियम होता है यानी द्वितीय नियम होता है वो जो कार्नो इंजन होती है उसकी दक्षता के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये तीनों नियमों को नोट कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है, यानी दोस्तों कौन सा, यानी कि जो हमें डिवाइस दिए हुए हैं कौन सा डिवाइस अनओमीय प्रतिरोध का उदाहरण है? अनओमीय का मतलब यानी उस जिनका यानी कि V और I का ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता है, यानी V समानुपाती नहीं होता है R के, वह होगा हमारा अनोमीय पदार्थ, यानी जिसका ये इक्वेशन लागू नहीं होती वो हमारी अनोमीय है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं तो डायोड होता है, डायोड के अंदर यदि हम वोल्टेज को के मान में यदि अपन परिवर्तन करते हैं तो हमारी जो धारा का मान होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है और एक निश्चित वोल्टेज पर यानी कि इसका भंजन हो जाता है और जो धारा होती है उसका मान अचानक से बढ़ जाता है। यानी V और I के मध्य जो ग्राफ होता है इसका सीधा न होकर इस रूप में होता है। तो जो डायोड हो जाता है हमारा वो हो जाता है अनोमीय। बल्कि जो तांबे का तार, कार्बन प्रतिरोध, टंगस्टन का तार, यानी जो हमारे जब भी तार होते हैं उनके लिए जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा में होता है, यानी V समानुपाती होता है R के, यानी कि वह ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ये हमारे ओमीय पदार्थ हो जाएंगे। लेकिन जो डायोड होता है उसका ग्राफ दोस्तों हम जानते हैं वो इस प्रकार होता है, यानी वह इस V और I का ग्राफ सीधा न होकर इस प्रकार होता है, यानी कि एक निश्चित वोल्टेज पर इसका मान, धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है और पहले कम यानी कि है धीरे धीरे बढ़ता है। तो यह डायोड होगा, वह अनोमीय प्रतिरोध हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। दोस्तों याद रखना एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है A.B=Y, यानी एंड गेट होता है उसके अंदर अपन डॉट करते हैं, यानी कि यदि हमारे पास दो इनपुट हैं तो एक इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, तो आउटपुट होगा वह है हमें 0 प्राप्त होगा। यदि इनपुट 1 1 है तो आउटपुट भी 1 प्राप्त होगा। यदि इनपुट 0 0 है यानी तो हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। यदि इनपुट 1 0 है तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा, यानी कि जो आउटपुट है वो एक ही स्थान पर हमें एक प्राप्त होता है, वो होता है एंड गेट के अंदर, और गेट के अंदर होता है A+B=Y। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² सूत्र किस सिद्धांत का पता चलता है? यानी कि दोस्तों ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, इससे हमें किस प्रिंसिपल का मालूम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। यानी दोस्तों यानी कि जब कोई द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान को यदि एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है तो वह इस इक्वेशन के अनुसार बदलती है, यानी इस फॉर्मूले के अनुसार बदलती है। यानी यदि द्रव्यमान को उसकी
प्रकाश के वेग के स्क्वायर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एनर्जी प्राप्त होती है। यानी जो द्रव्यमान होता है वो एनर्जी के अंदर जो परिवर्तन होता है वो इस सूत्र के द्वारा परिवर्तित होता है। यानी उसका द्रव्यमान और जो एनर्जी होती है वो आपस में संरक्षित रहती है। यानी जितने द्रव्यमान में कमी आएगी उतनी ही उसकी एनर्जी के मान में वृद्धि होगी। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है वह न्यूटन का जो समीकरण होता है E बराबर mc², उसी पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, रेडियो विघटन के फलस्वरूप यूरेनियम 9238 का नाभिक 91 Pa 234 में बदल जाता है। तो इस विघटन में उत्सर्जित कण होगा। तो याद रखना दोस्तों, हमें पूछा है कि यहाँ पर जो कण होगा कौन सा उत्सर्जित होगा। यानी कि यहाँ पर जो इसका द्रव्यमान संख्या है यानी कि मास नंबर है उसके अंदर 4 कमी हो रही है। तो हम जानते हैं जो हमारा एल्फा कण होता है उसके मास हमारा यानी कि जो प्रोटॉन होता है उसका 4 टाइम्स होता है, तो 4 होता है। तो एक एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो मास नंबर में 4 कमी हो रही है। और दूसरी बात देखते हैं कि यदि एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो इसका जो एटम नंबर है 91 से वह हमारा हो जाना चाहिए, नहीं दोस्तों 92 से हमारा कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है 91। यानी कि एल्फा कण उत्सर्जित होने के बाद एक बीटा कण और उत्सर्जित हो रहा है, उसी के कारण एक एटम नंबर में परिवर्तन हो रहा है और जो मास होता है नंबर वह वही के वही रहता है। यानी मास नंबर में 4 का परिवर्तन आ रहा है तो अपन अनुमान लगाते हैं कि एक एल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। और उसके बाद में एटम नंबर में 2 की कमी न होकर एक ही कमी हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद में एक बीटा कण और उत्सर्जित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक बीटा कण व एक एल्फा कण, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण गति करते हैं। तो दोस्तों जो एटम होता है हमारा परमाणु होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आयन कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो किस कारण चक्कर लगाते हैं, तो वो लगाते हैं कूलाम बल के कारण। क्योंकि दोस्तों जो नाभिक होता है, तो जो नाभिक बल होता है नाभिक के बल वो तो ओनली नाभिक में स्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य ही कार्य करता है, लेकिन नाभिक के बाहर यानी कि जो नाभिक के बल होता है वो कार्य नहीं करता। बल्कि जो हम जानते हैं नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उन पर आवेश होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव। असमान आवेश होने के कारण उनके मध्य अट्रैक्शन बल पाया जाता है। अट्रैक्शन बल के कारण यानी कि जो आकर्षण, इसका जो आकर्षण बल होगा वो कूलाम बल होता है और उसी के कारण उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। अभिकेंद्रीय यानी कि है आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु में यानी कि रहते हैं यानी कि गति करते हैं तो वो होते हैं कूलाम बल के कारण, क्योंकि कूलाम बल से ही उसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से, रिडबर्न नियतांक का ऐसा ही मात्रक है। यानी दोस्तों रिडबर्न नियतांक का ऐसा ही मात्रक पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर इनवर्स है। दोस्तों याद रखना जो रिडबर्न नियतांक का फॉर्मूला होता है यानी कि 1/λ का फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है रिडबर्न नियतांक यानी R × 1/n1² माइनस 1/n2 की स्क्वायर। यानी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि जो रिडबर्न नियतांक होता है वह 1/λ के समानुपाती होता है। यानी कि लैम्डा का जो मात्रक हम जानते होता है वो मीटर होता है तरंग दैर्ध्य का। तो रिडबर्न नियतांक का जो मात्रक हो जाएगा वो जाएगा मीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मीटर इनवर्स। यदि दोस्तों इसकी विमा पूछे तो याद रखना इसकी विमा हो जाएगी L-1 m0T0, यानी कि मीटर इनवर्स मतलब कि L-1 होती है रिडबर्न नियतांक की विमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई। तो याद रखना तो फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है λ/d, यानी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो लैम्डा होती है यानी तरंग दैर्ध्य होती है उसके समानुपाती होती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य को 2 गुना किया जा रहा है यानी तरंग दैर्ध्य को 2 गुना किया जाएगा तो हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वह भी 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। तो यदि फ्रिंज चौड़ाई को अपन 2 गुना करते हैं यानी 2 टाइम्स करते हैं तो हमारी जो फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी वह भी 2 गुनी हो जाएगी यानी डबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। यानी दोस्तों एक हमें उत्तल लेंस दिया हुआ है उसकी फोकस हमें 0.25 मीटर दी हुई है तो हमें इसकी क्षमता पूछी है। तो यानी कि P हम जानते हैं वो होता है 1/f डायप्टर होता है यानी 1/fd होता है। तो यहाँ पर f का मान हमें दिया हुआ है 0.25। दोस्तों याद रखना उत्तल लेंस के लिए f का मान होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर रखेंगे 1/n प्लस का ही रहेगा 1.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो
इसको अपन हल करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाएगा 4, यानी ए के अंदर 0.25 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डायप्टर, यानी 4D इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे और आपके का स्कोर क्या हुआ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों यदि आपके क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हमारी यानी कि यहाँ पर जो सीरीज़ होती है वो रेगुलर ही रहेगी। तो दोस्तों इनका फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, और 100% आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद।